पॉलिटिकल सीन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बीएस भाटी जी, मेंबर एनडीएमसी। और भाटी जी मैं बता दूं आपको, बीएमएस के कदावर नेता भी हैं। देखा जाए तो अभी एक डेलीगेशन एमएचए में गया था, जिसमें भाटी जी के नेतृत्व में जो है हंसराज एमएचए के उनसे मिलने के लिए डेलीगेशन, जो आरएमआर की जो स्टैंप प्रतिक्रिया चल रही है, जो एमएचए में भेजा गया था, उस मामले को लेकर भाटी जी जो है वहां मिले थे। आइए भाटी जी से सवालात करते हैं। कुछ देखा है कि आरएमआर केसों में भाटी जी का अहम योगदान है। भाटी जी मैं जानना चाहता हूं कि जब केस जो है एमएचए में भेजा गया है, अब हमें ये जानकारी लेनी है कि अब क्या होगा। अब हर किसी के मन में जहन में यही बात है, एमएचए के जाने के बाद में अब क्या होगा। सही जानकारी हमें आपसे मिलेगी, इसलिए हम आपके पास आए। मैं बीएस भाटी, सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ दिल्ली। ये जो आरएमआर का जो मामलात है, इसमें जुलाई मास में 2018 में हमने ये परिषद की बैठक में लगाया था। उससे पहले एक कमेटी बनी थी, उसका मेरी अध्यक्षता में उसकी रिपोर्ट हमने 27 जुलाई वाली परिषद की बैठक में लगाई थी और उसमें परिषद ने इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। मैंने अपनी रिपोर्ट में जो हमारा एक्ट है परिषद का जी, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अनुरूप इसमें परिषद ही सर्वोपरि है चतुर्श्रेणी के लिए जी, जिसे बी कैटेगरी आप बोलते हैं। और उसके लिए उसमें ये प्राविधानित है कि एनडीएमसी के सचिव और अध्यक्ष वो दोनों को ये अधिकार है कि वो अपने स्तर से इसको कर सकते हैं जी। जब ये उसमें पारित हुआ तो उसके बाद सभी सदस्यों ने भी मेरी बात का समर्थन किया जी। लेकिन परिषद के अध्यक्ष महोदय ने हमें ये कहा कि ये जब परिषद ने पास कर दिया तो ये मामला सुलझ तो गया जी, ये हो जाएंगे पक्के। लेकिन चूंकि कुछ इसमें एमटीएस की पोस्टर हो गई है देश भर में जी, और कुछ भी इस तरीके के ऑब्जेक्शंस बनेंगे जी, इसलिए वो ना बने, तो इसलिए इसको एक औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए जी, मैं 15 दिन के अंदर अंदर इसको वहां से ले आऊंगा, वहां जाएगा एमएचए में जी, और हो जाएगा जी। उसके बाद हमने उसको जब लगभग 2 माह हुए जी, उसके बाद में हमने इस पर संज्ञान लिया और हमने उनको चेयरमैन साहब को जी पूछना शुरू किया। तो उसके चलते चलते और 2 माह निकल गए। उसके बाद फिर इसमें देरी होती चली गई जी। तो हम फिर आप जो कह रहे थे कि हमारा डेलीगेशन गया था जी, हम हंसराज अहीर जी से कई मरतबा मिले जी, और भाई नहीं, हम माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी हमारा डेलीगेशन मिला जी। और उसमें हंसराज अहीर जी ने जो वहाँ के सक्षम अधिकारी थे जी, जो वहाँ के सीनियर अधिकारी थे, उनको बुला के जी, और हमारी बात सुनने के बाद जो बात हम यहाँ पे कह रहे थे वही हमने वहाँ पे कहा जी, कि हम स्वायत्त शासी हैं, स्वयंपोषित हैं, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, यहाँ पे नहीं आना था। तो हमारी बात की पुष्टि वहाँ के सक्षम अधिकारी ने, बड़े स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने पुष्टि की। और माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी थे, गृह राज्य मंत्री जी हंसराज जी ने उनको तत्काल प्रभाव से इसे जल्दी से जल्दी एनडीएमसी भेजने के लिए उनको कहा जी। उसके बाद से फिर हम एनडीएमसी आए। एनडीएमसी में 28 तारीख को बैठक हुई परिषद की। 28 तारीख को मैंने ये मामला उठाया जी, कि भाई मैं वहाँ भी आया हूँ और वहाँ इस तरह की बात हुई है जी, मैं आपको पहले ही कह रहा था। तो उसमें चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा उसमें तेजी लाए, और फिर उसमें तेजी के बाद में यहाँ से चेयरमैन साहब खुद 2-3 बार गए, और 2-3 बार जाने के बाद में उसमें फिर हमारी 6 तारीख वाली बैठक आ गई जी। तो बैठक में मैंने फिर ये प्रश्न उठाया। उस बैठक में हमारे साथ में यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी यूटी जी, यूनियन टेरिटरी, वो भी सदस्य होते हैं, वो गृह मंत्रालय से ही होते हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा, भाई आपने हमें कहा था और आपने वादा पूरा नहीं किया, और उससे वादा खिलाफी हो गई, और हमारे कर्मचारियों को क्योंकि चुनाव सिर पर आ रहे हैं जी, और ये हमारे कर्मचारियों के साथ गलत है जी। तो उसमें चेयरमैन साहब ने कहा, भाई मैं तो उस दिन से तत्परता दिखा रहा हूँ जी, और उसके बाद ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई चुनाव से जुड़ा हो जी। उसके बाद मैंने तुरंत, मेरे बराबर में ही थे, उनसे जॉइंट सेक्रेटरी होम से मैंने पूछा जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उनसे कि भाई आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पर सदस्य हैं, तो आपकी भागीदारी, हिस्सेदारी भी उतनी बनती है जितनी हमारी है, तो आप हमारी क्या मदद करेंगे इसमें, आप बताएं सदन को जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको बहुत जल्दी इसका सर्कुलेशन करा के, हो सकता है 1 सप्ताह में करा दूं, और मैं अपना काम पूरा कर दूंगा।
तो उसके बाद में वो बैठक हमारी समाप्त हो गई 6 तारीख से अब तक जी। ये फिर एक बार फिर हमारे चेयरमैन साहब और वो सती मैंने उनको कहा हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी औपचारिकताएं गृह मंत्रालय की बहुत जल्द, क्योंकि हम कट ऑफ डेट तो इसलिए नहीं दे सकते कि प्रशासन में कई बार कितनी तरह की बाधाएं आती हैं, और हम जिम्मेदार आदमी हैं, हम ये नहीं कह सकते इस डेट को होना है, इस डेट को होना है। भट्टी जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैंने सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ली थी कि कुछ जो कर्मचारी हैं, जो आरएमआर कर्मचारी हैं, वो दिल्ली आसपास, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि उसके बाद भी आप इनका केस लड़ रहे हैं? ये एनडीएमसी क्षेत्र में ना तो इतने आवास उपलब्ध हैं जिससे कि सारे कर्मचारी रह सके, जितने उपलब्ध हैं वहाँ पे आवास, जिनके यहाँ पर पेरेंट्स रह रहे हैं वो उन आवास में रह रहे हैं उनके साथ में, और बाकी जो वो एनसीआर में रहते हैं अपने अपने जहाँ जहाँ उनके आवास उपलब्ध हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ वो रहते हैं। तो इसलिए मैं, जहाँ तक मेरा काम करने का नजरिया है, और आप पूछ रहे हैं मेरा मतलब क्यों है, मैं क्यों उस पर काम करता हूँ, तो ये भारत माता का देश है, भारत माता का हर पुत्र पुत्री और उसका हर सपूत वो हमारा है, और भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और हमारा भारतीय मजदूर संघ का काम पूरे देश में है, और जिस पार्टी ने मुझे थोड़ा सा काम यहाँ दे रखा है वो भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और उसका काम भी पूरे देश में है। तो ऐसा कि अगर कोई मेरे क्षेत्र में रहता है वो मेरी परिषद का हिस्सा है, परिषद में वो मजदूरी करता है, परिषद में काम करता है, इसलिए किसी एक श्रमिक संगठन का यानी भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते से, और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते से मैं काम करता हूं, और मैंने इन कर्मचारियों के साथ काम भी किया है, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक मैं उनके साथ उनका काम करूं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूं। मैं भाटी जी एक सवाल ले लेता हूं मैं आपसे, क्या आपके अनुसार कोरोना मूलक केस, देखिए कोरोना मूलक के लिए जो है वो हमारा बहुत ही, उसके लिए बहुत परिश्रम चल रहा है, बहुत फाइट चल रही है, तो क्या आपके अनुसार कोरोना मूलक आधार पर जो नियुक्ति का आधार भी है आरएमआर कर्मचारियों के पक्के होने से है, कैसे है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं पहले भी कई मरतबा आपके इस चैनल से अपने जो हमारे कोरोना मूलक आधार के जो आश्रित हैं उनको कई बार यहाँ से अवगत करा चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर अवगत करा देता हूँ कि इसका मेन कारण ये है कि आरएमआर का जो कर्मचारी है अगर वो पक्का होता है, उसकी सेवा की शर्तें जो हमने लिख के बोली हैं, जिस दिन वो गृह मंत्रालय से वो उसकी औपचारिकताएं पूर्ण होकर आ गई, क्योंकि हमने लिख के भेजा है कि भाई इसमें पुरानी आरआर ही होनी चाहिए, बेलदार की जो आरआर थी, सफाई कर्मचारी की जो आरआर थी, माली की जो आरआर थी, और एएनएम की जो आरआर थी, यानी कि चतुर्थ श्रेणी की जो भी आरआर थी, उन सभी आरआर के अनुरूप ही हम इनको पक्का करेंगे, नई आरआर उस पर नहीं लगेंगी। तो गृह मंत्रालय की औपचारिकताएं जिस दिन पूरी होकर आरएमआर के लिए आ जाएंगी तो वो आरआर ही इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, तो इनको पक्का करने में सुविधा रहेगी। पहले ये एमटीएस में क्योंकि 10वीं पास क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन है, इसलिए इनमें से कितने लोग उस पक्का होने के लाभ से वंचित रह जाते, जैसे कि उसमें सफाई कर्मचारियों को विधवा हैं, जैसे कि बेलदार की विधवा हैं, जैसे कि माली की विधवा हैं। हमारी जो इस तरह की बहनें हैं उनको, जो अनपढ़ हैं, उनको इसमें नुकसान होने की मुझे आशंका थी, इसलिए इससे जुड़ा हुआ जिस दिन उनकी आरआर कंप्लीट होकर आ गई तो उस दिन ही हम इसको इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि इसमें से अगर हमारे 3000 वैकेंसी हमारे पास हैं, 4000 वैकेंसी हमारे पास हैं, तो उनमें से इनकी हिस्सेदारी जो 20 यानी कि 5% बनती है, वो हिस्सेदारी इनको तुरंत एक मुश्त मिल जाएगी, और उसके बाद में जो बाकी बचेंगे उनके लिए हम परिषद में कोई ना कोई रास्ता इनके लिए निकालेंगे जिससे कि इनको लाभ हो सके। भाटी जी देखिए, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। अभी मैंने सुना है कि जो आपका जो कोरोना मूलक केस में जो 5% कोटा है उसको बढ़ाया गया है, हम जानना चाहते हैं कि वो कोटा जो है किस पे बढ़ा है, किस पे लागू हुआ है, महिला पे हुआ है, ये इस तरह के सवाल जो है वो अभी लोगों में घूम रहे हैं कि एनसीडी में तो 5% कोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5% कोटे से बहुत परेशानी है, तो कहाँ पे वो 10% कोटा लगाया गया है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय मजदूर संघ का काम है, सभी जगह 5% कोटा है, और वो कोटा का सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जी, ठीक है जी। वो ऐसा नहीं है एमसीडी में नहीं, एमसीडी में भी यही है जो यहाँ पर है जी। तो मैं दूसरा इसका उत्तर दे दूं आपको कि ये 5% ही कोटा है। मैंने क्योंकि मजदूर का काम देखता हूँ, मैंने इसमें 2 चीजें रखी हैं। अगर किसी टेरर अटैक में
या किसी इस तरीके की ड्यूटी में काम करते हुए आकस्मिक कुछ दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मेरा कोई कर्मचारी आरएमआर का अगर वो दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए हमने जो परमानेंट को सुविधा है वो सुविधा उपलब्ध कराई है कि उनकी जो मृतक की जो आश्रित है, जो भी उस पर लगेगी, उसकी पत्नी है, तो उसको उसी दिन से वही हाजिरियां उपलब्ध करा दी जाएंगी जो उसके पति की थी। दूसरा लाभ हम ये देंगे उसको कि उसको 5 लाख रुपए की हम उसको अनुदान राशि यानी सहायता राशि भी हम उसको प्रदान करेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि हमने वो कोटा में एक प्रोविजन किया है अभी जो पिछली बैठक में ही मैंने पारित कराया है कि जो इनकी करणामूलक आधार पर जो आश्रित थे उनमें जो उनकी विधवाएं हैं उनको वंचित रह जाती थी कई बार अपने हक को लेने में, तो उनको हमने 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इसमें एक कमेटी होती है वो अपने नंबरिंग देती है कि इसकी माली हालत क्या है, इसकी आमदनी क्या है, इस पे घर है या नहीं, कुछ उस तरीके के उन्होंने अपने कुछ पॉइंट बना रखे हैं। तो उसमें हमने इसको 10% लाभ उसकी विधवा को देने का प्रोविजन किया है कि उसको 10 नंबर ज्यादा मिले। अगर किसी का बेटा अप्लाई करता है और विधवा करती है तो अगर उसकी पत्नी करती है तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे और किसी के दूसरे का बेटा करता है तो उसको 10 नंबर कम मिलेंगे। अब भाटी जी मैं देखिए एक सवाल लेता हूँ, आप सब जो है एक असमंजस की स्थिति सी पैदा हो गई है एनडीएमसी में और एमसीडी में भी, सरकारी कार्यालयों की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोगों में डर यह है कि अब जो है हमारा जो है आचार संहिता लगने वाली है और अब जब तक नई बॉडी नहीं बनती, नई कमेटी नहीं, नए पीएम साहब नहीं बनते, तब तक 6-7 महीने के लिए हमारा जो है फिर अदर में जो फंस गया हमारा। हम जानना चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले कुछ होगा या आचार संहिता लगने के बाद भी कुछ इनका भला हो सकता है। अब आचार संहिता लगने वाली है, अब क्या होगा?